सो क्लास आज का जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 है आपका पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस मैम। जी मैम। ओके। सो स्ट्रगल और मूवमेंट्स कैसे अराइज होते हैं? एज यू नो कि जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के ऊपर है। डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेसी के बारे में आपका जो चैप्टर था फर्स्ट, वो भी डेमोक्रेसी के बारे में ही था। उसके बाद आपने डाइवर्सिटी एंड डेमोक्रेसी देखी, देन चैलेंजेस क्या है, आउटकम्स क्या है डेमोक्रेसी। अब ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी, ये कहीं पे रातों रात तो नहीं आएगी ना। इसके पीछे बहुत सारे स्ट्रगल छुपे हैं, हर एक कंट्री के, हर एक स्टेट के जिन्होंने डेमोक्रेसी पाई है। अगर इंडिया की ही बात करेंगे तो इंडिया में क्या डेमोक्रेसी ऐसी आई थी? नहीं ना। तो ब्रिटिश से आजादी लेने के बाद अपने लोगों से लड़ना पड़ा था। तो बहुत सारी मूवमेंट्स, बहुत सारे स्ट्रगल देखने को मिले। सो अर्लियर चैप्टर्स में हमने पावर शेयरिंग पढ़ा, यानी हमारा जो सिस्टम है इंडिया का वो फेडरल है। यहाँ पे कोई एक पावरफुल नहीं है, पावर बटी गई है। और वो पावर को बांटना सबसे बड़ा मकसद ये था कि कोई एक पावरफुल ना हो, ताकि जो स्ट्रगल हमने लाई है, जो डेमोक्रेसी हमने लाई है, उसका मकसद पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि किस तरह जो लोग पावर को एक्सरसाइज करते हैं, जो पावर को मेंटेन करके रखते हैं, उनके ऊपर कितने प्रेशर है, जिन्हें आप प्रेशर ग्रुप कहते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, कांग्रेस जो जाने मानी पार्टी मानी जाती थी या मानी जाती है, वो पहले एज ए प्रेशर ग्रुप था। प्रेशर ग्रुप का मतलब, मानो कोई ऐसा ग्रुप जो गवर्नमेंट के एक्शंस के ऊपर नजर रखता है। ठीक है, जैसे ओपोजिशन नहीं होती है पार्टीज में, तो वैसे ही प्रेशर ग्रुप हुआ करते थे पहले जमाने में, लेकिन अब तो ओपोजिशन होता है। ठीक है। देन उसके इंटरेस्ट, व्यू पॉइंट्स अलग अलग रहते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी, तो सब डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे। कुछ लोग ऐसे चाहते थे, मानो मुगल्स की हम बात करें, तो जब ब्रिटिश यहाँ से निकला तो मुगल चाहते थे वापस से इंडिया के ऊपर हुकूमत करे। तो व्यू पॉइंट्स अलग अलग रहती है, स्ट्रगल्स अलग अलग, और इस तरह की जो व्यू पॉइंट्स है, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, उनका आपस में एक टकराव हो जाता है और स्ट्रगल करनी पड़ती है किसी चीज को। डेमोक्रेसी को शेप करने के लिए इसी तरह की स्ट्रगल करनी पड़ती है। एंड इन दिस चैप्टर आप देखोगे इनडायरेक्ट वेज कि पॉलिटिक्स के ऊपर इन्फ्लुएंस कैसा पड़ता है, किसका? प्रेशर ग्रुप का। चलो छोड़ो प्रेशर ग्रुप, आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप ले लो आपका जैसे है ओपोजिशन पार्टी, जैसे बीजेपी है, तो अभी इसका अपोजिशन पार्टी कांग्रेस रहेगा, एनसी रहेगी, पीडीपी रहेगी। ठीक है। अब ये वैसे काम करेगी कि ये ओपोजिशन की नजर में ना आए, वो इनको क्रिटिसाइज ना करे। तो इनका यहाँ पे रहना एक पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, समझ आया? सो इसी बिना पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनाए गए। अब यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है एक कहानी से। तो कहानी नेपाल की है। ठीक है। नेपाल में पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं आई थी। वहां पे क्या था, जैसे 9th चैप्टर में आपने पढ़ा पोलैंड के बारे में, पोलैंड में डेमोक्रेसी किस तरह मतलब लाई गई। ये जो फोटो आप देख रहे हो नेपाल की, तो काफी सारे प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं, है ना। तो एक पॉपुलर मूवमेंट चली थी 2006 में, कहाँ पे? नेपाल में। लोग चाहते थे कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए। अब पहले वहां पे डेमोक्रेसी बनाई गई थी, डेमोक्रेसी नहीं बनाई गई थी, वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो डेमोक्रेटिक तो था, लेकिन वहां एक मोनार्क रूल करता था, किंग रूल करता था। किंग ज्ञानेंद्र नाम था उसका, उसी की फैमिली रूल किया करती थी। ठीक है। लेकिन अब जब लोगों को पता चला कि डेमोक्रेसी में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आवाज उठाई। ठीक है। तो उसके बाद किंग ज्ञानेंद्र के बाद जो सक्सेसर आए, किंग बिरेंद्र, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया एक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या? एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी पहले उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मोनार्की नहीं रहेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क का रहेगा, आप डेमोक्रेसी चालू कर लो। ठीक है। उसके बाद किंग ज्ञानेंद्र आए, तो वो भी प्रिपेयर नहीं थे डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करने के लिए, नहीं, क्योंकि उनको पता था अगर मैंने डेमोक्रेटिक रूल यहाँ पे लागू किया तो मुझे अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरह ये जो
अनपॉपुलैरिटी रही आपस में, क्योंकि मतलब थिंकिंग का फर्क था। ठीक है, तो लोगों ने सोचा कि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी चाहिए जैसे इंडिया के अंदर है और बाकी स्टेट्स के अंदर है। तो फेब 2005 में किंग को डिसमिस कर दिया गया। क्या किया गया? डिसमिस। एंड देन प्राइम मिनिस्टर एंड डिसॉल्व द पॉपुलरली इलेक्टेड पार्लियामेंट, और उन्होंने एक पार्लियामेंट बनाई जिसके अंदर पूरे अच्छे से लॉज बनाए जाएंगे। and was aimed at regaining popular control over the government from the king। and तब जो गवर्नमेंट बनी तो किंग ने जितना भी कंट्रोल किया था उसके ऊपर, उसने क्या किया, उसने वापस से वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उन्होंने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। यानी अब किंग वहां पे कोई भी चीज नहीं कर सकता था। समझ आया? तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रगल करना पड़ा ना नेपाल के लोगों के लिए, तभी जाके उनको डेमोक्रेसी मिली। यानी जब वो मूवमेंट चलाई, जब प्रोटेस्ट किए, तभी जाके उनको क्या मिली? डेमोक्रेसी। समझ आया? तो कोई भी चीज ऐसे ही नहीं होती है, हमें पहले पॉपुलर स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, मूवमेंट्स को चलाना पड़ता है, तभी जाके हमें रिजल्ट मिलेगा। और हिस्ट्री में कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी कि कभी भी कोई चेंज, कोई रिवोल्यूशन ऐसे ही नहीं आया है। रिवोल्यूशन के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़े लोगों को, ठीक है, या बहुत सारी जानें भी गंवाई, ठीक है। और विद इन डेज या विद इन मंथ्स रिवोल्यूशन नहीं आता है, कहीं पे सालों लग जाते हैं। अगर वर्ल्ड वॉर की बात करें तो पहला वर्ल्ड वॉर 1942 1918 तक हुआ था, तो उस चीज को रिस्टोर करने के लिए इतना टाइम लगा था, है ना। तो वो सारी चीजें जो हम नहीं चाहते कि हो और वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो उसके ऊपर हमें बहुत सारी मेहनत करनी है। और ये स्ट्रगल यही खत्म नहीं हुआ, ये जो गवर्नमेंट बनती है उसके बाद इसको और स्ट्रगल करना पड़ता है। आप एक सिंपल से एग्जांपल लो कश्मीर की, कि यहाँ पे जब भी कोई गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेती थी तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, क्यों नहीं करते थे? कि लोग चाहते थे ऑटोनॉमी, हमें पूरी आजादी चाहिए, ना हमें यहाँ पे कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए, ना ही किसी किंग का रूल होना चाहिए। ठीक है, सो इसी तरह हमने देखा कि यूं ही कोई चेंज नहीं आती है। समझ आया? तो इसी चैप्टर में आपको ऐसे ही स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स को देखना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी और चीजों को ऐसे ही समझना है। आज का ये जो क्लास थी आपकी, ये इंट्रोडक्शन था, ठीक है। एंड फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको नेपाल के बारे में समझाया। तो बस आपको इसमें यही चीज समझनी थी कि किस तरह एक रिवॉल्यूशन आया था नेपाल के अंदर, बट उसके लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, लड़ना पड़ा, ऑफिशियल से लड़ना पड़ा, किंग से लड़ना पड़ा, तभी जाके कोई चेंज आ गई। समझ आया? किसी को कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन है किसी को? मैम जो ये था ना नेपाल, हाँ, जो ये नेपाल का किंग था ना, जब इसके एक मतलब जब सेकेंड बेटा, आपकी आवाज लो, एक सेकेंड। हेलो, मैम मैं टाइप करके बोलूं? बताइए बताइए। हेलो, बोलिए। अनम, हेलो। मैम ये मैं बोल रही हूँ, जैसे नेपाल का किंग था ना, जब वहाँ के लोगों को पता चला कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो हम अपने मर्जी से इलेक्ट कर सकते हैं, तो फिर मतलब फिर क्या हुआ उसके बाद? मतलब वही गवर्नमेंट रही या फिर उन्होंने चेंज किया? जब प्रोटेस्ट किया उन्होंने किस बात पे प्रोटेस्ट किया? देखो देखो, प्रोटेस्ट किस बात पे हुआ? प्रोटेस्ट हुआ कि आप डेमोक्रेसी ले लो, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा वो मोनार्क का रहेगा। अब आप इंडिया की एग्जाम्पल हो, यहाँ जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी डेमोक्रेटिक ही है, उसमें उसी वैसे ही प्रोविजंस है। तो लोगों ने एक चीज टेस्ट कर ली ना, जब लोग कोई चीज टेस्ट करते हैं
उनको आदत हो जाती है, तो फिर वो नहीं मानते। उन्होंने डेमोक्रेसी टेस्ट कर ली थी, तो वो नहीं चाहते थे कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन एक मोनार्क सेट करे। वो चाहते थे कि अगर कंट्री डेमोक्रेटिक है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी डेमोक्रेटिक ही होना चाहिए। समझ आया? और ये सीधी सी बात है, अगर कोई किंग डेमोक्रेट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा, तो वो सीधी सी बात है ना, उसमें वो ज्यादा लोगों के लिए चॉइसेस नहीं रखेगा। ठीक है, जी मैम। किसी और को कोई क्वेश्चन? मैसेज डाली फिर ग्रुप के अंदर। मैम किस चीज की? आपने बताया था ना कि आपको कोई कंफ्यूजन है अबाउट एग्जामिनेशन। मैम सिलेबस के रिलेटेड जो चैप्टर्स हमें रिलीज थे? नहीं नहीं, जरा नारिन को मैंने बताया था शायद, जरा नहीं थी कल क्लास में। मैं कहा मैंने इन 2 दिनों की क्लास दी ही नहीं। मैम रखे, अब क्या फायदा है, वैसे भी हम लोग को सूली पे चढ़ना है तो ऐसे भी चढ़ना है। क्या क्या बात है? सच में क्या मैसेज डाली थी? मैं बोल रही थी इनको